अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंद में मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात जलजले के तेज झटके महसूस किए गए। 2 मरतबा तेज झटके लगने से कई कॉलोनियों और मोहल्लों में लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके आज रात 2 बजे महसूस किए गए। कुछ वक्त रुककर 2 मरतबा झटके लगने से नींद में सोए लोग भी जाग गए और घरों से बाहर निकल आए। वहीं जलजले का मरकज नेपाल रहा, जहां 3 लोगों की मौत हो गई है। खबरों एजेंसी के मुताबिक नेपाल के डोडी जिला में एक घर गिरने से इन लोगों की मौत हुई है। बेहद घबराए लोगों में से कुछ ने अपने घरों और दीवारों को चेक करना भी शुरू कर दिया। कुछ देर में जलजले की इत्तला एक दूसरे को बताने और इसकी तस्दीक करने के लिए लोगों के फोन बजते रहे। इत्तला के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.3 से ज्यादा थी। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास के अजला में भी लोगों ने जलजले के झटके महसूस किए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में रात देर गए जलजले के झटकों के बाद उत्तराखंड की जमीन भी आज चारशंबे की सुबह सवेरे इस जलजले के झटकों से लरज उठी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक चारशंबे की सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 नापी गई। जलजले का मरकज 5 किलोमीटर की गहराई में था। पिथौरागढ़ में चारशंबे की सुबह तकरीबन 6:27 पर जलजले महसूस किए गए। इससे तकरीबन 4.5 घंटे कबल दारुल-हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। शुमाली हिंदुस्तान में आज रात 2 बजे के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। इस जलजले पर लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से रद्दअमल का इजहार किया है। जलजले की वजह से ज्यादातर लोग अब भी खौफजदा हैं। नोएडा की एक फर्म में मुलाजिम सूरज तिवारी ने बताया कि मैं दफ्तर में था जब मेरी सीट हिलने लगी। दफ्तर में जलजले का अलार्म बज गया, जिसके बाद हमने दफ्तर खाली कर दिया। हम तकरीबन 10 मिनट के बाद दफ्तर वापस चले गए। इसी वक्त ग्रेटर नोएडा में एक मुकामी शख्स ने बताया कि जब जलजला आया मैं दफ्तर में था। ये खत्म होने के बाद ही हमने महसूस किया कि ये एक मजबूत जलजला था। हम फौरन इमारत से बाहर निकल आए। दिल्ली में आए जलजले पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सी ड्राइवर का कहना था कि मैं सवारी ले रहा था कि जलजले के झटके महसूस किए गए और फिर सवारी उतर गई। हमने इसे थोड़ी देर के लिए महसूस किया। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े एक मुसाफिर ने बताया कि हम एक ऑटो से नीचे उतर रहे थे कि हमें जलजले के झटके महसूस हुए। ऑटो ड्राइवर भी डर गया। मैंने इधर उधर देखा तो दूसरों ने भी इसे महसूस किया। इसके फौरन बाद सब रुक गए। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश भर में गैर मुसल्लमा मदरसों के जारी सर्वे के दरमियान योगी आदित्यनाथ हुकूमत के जरिए सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम जायदादों के सर्वे का हुक्म से खलबली मच गई थी। लेकिन जराये के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए यही काम करने जा रही है, बल्कि मुंबई पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है कि आला हुकाम से मौसूला हिदायत पर अमल करते हुए महकमा पुलिस ने मदरसों, मसाजिद, मनादिर, मुख्तलिफ NGOs और खैराती तंजीमों के बारे में तहकीकात शुरू कर दी है। मुकामी पुलिस स्टेशन को यह काम सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि इस सर्वे के दौरान इन मसाजिद, मदरसों, मंदिरों, चर्च, गुरुद्वारों यानी तमाम इबादत गाहों के साथ खैराती इदारों और अंजुमनों को हासिल होने वाली इमदाद और चंदे यानी फंडिंग का पता लगाया जाएगा। एक मस्जिद के इमाम या मंदिर के पुजारी और दीगर मुलाजमीन की तफसील और इन्हें दी जाने वाली तनख्वाहों और अलाउंसेस और अखराजात के बारे में भी पता लगाया जाएगा। इसकी वजह से गैर सरकारी तंजीमों यानी NGOs में भी खलबली मच गई है, जबकि इबादत गाहों से मुतालिक डाटा गैर इलानिया तौर पर हासिल करने की मुहिम पर खलबली मच गई है और आम तौर पर नाराजगी भी पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में दीनी मदरसों के तलबा को रियाजी और साइंस पढ़ाई जाएगी ताकि वो मौलवियों के बजाय ऑफिसर्स बने। रियासती वजीर धर्मपाल सिंह ने यह बात कही। वजीर अखिलती बहबूद ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें खाली कराते हुए वहां स्कूल और दवाखाने बनाए जाएंगे। ये जमीनें फिलहाल गैर कानूनी कब्जे में हैं। धर्मपाल सिंह ने वाराणसी में महकमा जाती जायजा इजलास के बाद मीडिया से कहा कि मदरसे के तलबा को रियाजी, जनरल साइंस, समाजी इल्म और दीगर मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे ताकि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS ऑफिसर और सिविल सर्विस में भर्ती हो सके या इंजीनियर और डॉक्टर बन सके, बजाय इसके कि वो दीनी तालीम हासिल करके मौलवी बने। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा है, लेकिन उन्होंने इन्हें खाली कराकर स्कूल, दवाखाने और पार्क तामीर कराने का तयक़ुन दिया। कर्नाटक के वजीर बरकी व सकाफत V सुनील कुमार ने यह कहते हुए एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इन्हें हिंदू ना कहा जाए। सदर प्रदेश कांग्रेस सतीश जरकी होली के लफ्ज़ हिंदू से मुतालिक दिए गए बयान की मजम्मत में सेवा अभिमानी हिंदू मुहिम शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू की विरासत आज भी जारी है। कांग्रेस शुरू से ही कई मरतबा हिंदू कौम परस्ती की बेइज्जती कर चुकी है।
इसे जब भी मौका मिलता है वो हिंदुज्म और हिंदुस्तानियत की बेइज्जती करती है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद शिवराज पाटिल ने भगवत गीता का तकाबुल जिहाद से किया था। अपोजिशन कायद सिद्धारामैया तिलक लगाना पसंद नहीं करते। सिद्धारामैया ने सावरकर की बेइज्जती की। कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है। कांग्रेस ने हिंदुस्तानियत से कभी भी इत्तेफाक नहीं किया। वी सुनील कुमार ने कहा कि हिंदुज्म पर जब भी हमला होता है हम हिंदू कास्ट के लिए उठ खड़े होते हैं। हम ये मामला अवाम में ले जाएंगे और रियासत भर में एहतजाज करेंगे। अब तक मुसलमानों पर कई एक रिमार्क्स करने वाले यती नरसिम्हानंद अब इन्हें बचाने वाली बरसर इख्तिदार पार्टी पर ही हमलावर हो गए हैं। जी हां, यती नरसिम्हानंद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेजा रिमार्क्स किए हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दीगर मुमताज़ शख्सियतों के खिलाफ काबिल एतजाज़ रिमार्क्स करने पर गाजियाबाद पुलिस ने दासना देवी मंदिर के पुजारी यती नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक वीडियो में नरसिम्हानंद को मुख्तलिफ बरादरियों के साथ सलूक के बारे में राजा पृथ्वीराज चौहान और वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए सुना गया है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईरज राजा ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो हमारे इल्म में आया है जिसमें दासना देवी मंदिर के महंत यती नरसिम्हानंद ने वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स किए हैं। इस वीडियो का नोट लेते हुए मसूरी पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया और मजीद कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए एल.के. अडवाणी मंगल को 55 साल के हो गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देने इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। इनके साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी थे। दोनों लीडरान ने अडवाणी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। दोनों लीडरों की अडवाणी से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियोस मंजर-ए-आम पर आए हैं। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि वज़ीर आज़म मोदी पुरजोश अंदाज में अडवाणी को मुबारकबाद दे रहे हैं। मोदी ने इस दौरान इन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। मशहूर फिल्म KGF 2 का गाना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के मामले में मुकामी अदालत की जानिब से कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के हुक्म पर पार्टी को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मुकामी अदालत के फैसले को जरूरत से ज्यादा सख्त और सजा देने वाला करार दिया और इस मामले पर इसे मुकामी अदालत के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस PN देसाई की बेंच ने इस मामले पर समाअत करते हुए कहा कि हमने मुकामी अदालत का फैसला देखा है, ये बहुत सख्त है और पार्टी को छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा देने के मुताबिक है, इसलिए हम इस पर रोक लगा रहे हैं। कर्नाटक के शहर हुबली की तारीखी ईदगाह जिसे फिरका परस्त हथियाने की कोशिशों में मसरूफ है, इसका नाम तब्दील किया जाएगा। हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर एरिश अंचातगिरी ने इस ताल्लुक से कमिश्नर को हिदायत जारी की है कि ईदगाह का नाम चित्तूर की मलिका रानी चिन्नम्मा के नाम रखा जाए। इस हवाले से फैसला गुज़िश्ता हफ्ते मुनक्किदा मीटिंग में किया गया, जिसके बाद मेयर ने यह हिदायत जारी की। इससे पहले बीजेपी काउंसलर संतोष चौहान ने यह करारदाद कॉरपोरेशन में पेश की थी। उन्होंने दावा किया था कि ग्राउंड का फिलहाल कोई सरकारी नाम नहीं है। यहाँ ईदगाह होने की वजह से लोग इसे ईदगाह हुबली कहते हैं, लेकिन अब इसका नाम तब्दील किया जा रहा है। रवां माह का आइंदा हफ्ता बैंकिंग निजाम के साथ साथ सारिफिन के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि 19 नवंबर को पूरे मुल्क के बैंक मुलाजमीन हड़ताल पर रहेंगे। इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि बैंकिंग निज़ाम मुतासिर ना हो, इसके लिए आला सतह पर कोशिशें की जा रही है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अपने कुछ अहम मुतालबात को पेश नज़र रखते हुए इस एक रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया है। मुलाजमीन का मुतालबा है कि बैंक यूनियन में सरगर्म बैंकरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। चीन में लॉकडाउन के बावजूद कोविड केसेस में 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। 24 घंटों के दौरान 5600 केसेस रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में रवां साल मई के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा कोविड मामलात की तौसीक हुई है। तकरीबन निस्फ केसेस मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ गोयांगडोइटिंग सूबे में रिपोर्ट हुए हैं। शहर ज़ैंगज़ो में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री कोविड पाबंदियों की जद में है। इसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने कहा है कि कोविड पाबंदियों के बाद सारिफिन को अपने ऑर्डर्स मौसूल होने में ताखिर का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि चीन में इस वक्त कोविड केसों की शरह में इजाफे की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जबकि बैरून मुल्क जाने और आने वाले अफराद को क्वारंटाइन किया जा रहा है और वबा के फैलाव को रोकने के लिए कोविड टेस्टिंग भी जारी है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद मुसलसिल दूसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने वाली TRS की असेंबली में दिन ब दिन ताकत बढ़ती जा रही है। रियासत में असेंबली के जुमला 119 नशिस्तें हैं, जिसमें TRS की तादाद बढ़कर 104 हो गई है। 2018 में मुनक्किदा आम इंतखाबात में हुक्मरान TRS पार्टी को 88 असेंबली हल्कों में कामयाबी हासिल हुई थी। दूसरे जमातों के अरकान ने असेंबली की TRS में शमूलियत और ज़मनी इंतखाबात से TRS ने मज़ीद 16 नशिस्तों का इजाफा कर लिया है, जिसके बाद हुक्मरान जमात की अददी ताकत बढ़कर 104 तक पहुँच गई है।
2018 में अपोजिशन कांग्रेस को 19 असेंबली हलकों और मजलिस को 7 असेंबली हलकों, तेलुगु देशम को 2, बीजेपी, ऑल इंडिया फॉर ब्लॉक और एक आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई थी। ताहम कांग्रेस के 12 अरकान असेंबली सियासी वफादारी तब्दील करते हुए टीआरएस में शामिल हो गए, जिससे टीआरएस की अददी ताकत 100 हो गई थी, जिसके बाद असेंबली में टीआरएस की ताकत नाकाबिले तस्कीर हो गई थी। अब हाल ही में मंगूर पर कब्जा कर लिया गया। ये कांग्रेस की नशिश थी। कोमर रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस से मुस्तफी होकर बीजेपी के टिकट पर मुकाबला किया था, जिससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, मगर कांग्रेस को मजीद एक नशिश का नुकसान हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वदा दौरे तेलंगाना में रुकावट पैदा करने का ऐलान करते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ मुसलसिल नाइंसाफियों के सबब नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के दौरे का अखलाकी हक नहीं है। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवाराव ने चाडू वेंकट रेड्डी और सैयद अजीज पाशा के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का अखलाकी हक नहीं है। मोदी टेक्निकी तौर पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों में तेलंगाना के लिए उन्होंने एक भी अच्छा काम अंजाम नहीं दिया। अगर कोई कारनामा है तो इसे अवाम के दरमियान पेश किया जाए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुआशी पसमानदा तबकात के लिए 10% तहफुजात के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना में तहफुजात में इजाफे की राह में रुकावट दूर होने पर मसरत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 10% तहफुजात की बरकरारी के हक में गुज़िश्ता रोज़ फैसला सुनाया था। तेलंगाना हुकूमत एसटी तबके के मौजूदा 6% तहफुजात को 10% करने हाल ही में जीओ जारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन के साथ इजलास में कहा कि तेलंगाना में एसटी तबके के तहफुजात में इजाफे की राह हमवार हो चुकी है। हुकूमत ने एसटी व मुस्लिम तबकात के तहफुजात में इजाफे के हक में असेंबली में करारदाद मंजूर करके मरकज को रवाना किया था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने आज तक मंजूरी नहीं दी। हुकूमत ने एसटी तबके के मौजूदा 6% तहफुजात को बढ़ाकर 10% करने के लिए सरकारी अहकाम जारी किए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 80% से ज़ायद डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मिल कर ली गई है। अब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इन मुस्तहिकीन में इन मकानात का अलाटमेंट है, जिन्होंने बरसों कबल दरख्वास्तें दी थी। साबिक़ में कलेक्टर के दफातर और मी सेवा के मराकज़ पर दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। जीएचएमसी अहदेदारों ने जब इन दरख्वास्तों का जायज़ा लिया और वो गरीब और बेघर अफराद जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी इनसे राब्ता करने की कोशिश की, तो कई अफराद से इनका राब्ता नहीं हो सका, क्योंकि कई दरख्वास्त गुजारों के फ़ोन नंबरात या तो तब्दील हुए हैं या फिर बंद हो चुके हैं। जब इनके मकानात को टीमों को भेजा गया तो पता चला कि ये अफराद वहाँ किराए से रहते थे और वो दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं। इन हालात को देखते हुए ही बल्दी अहदेदारों ने दरख्वास्त गुजारों से ख्वाहिश की है कि वो बल्दिया के सर्कल दफातर पर रुजू हों और अपना फ़ोन नंबर और पता अगर तब्दील हुआ है तो अपडेट करवा लें। दूसरी जानिब वो मकानात जिनकी तामीर मुकम्मिल हो चुकी है, वहाँ दुरुस्त देखभाल ना होने की वजह से कई तरह के मसाइल दरपेश हैं। अगर इन मकानात को फौरी मुस्तहिकीन के हवाले नहीं किया गया तो इन मकानात में दोबारा तामीर जदीद का मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इस बात का इंकशाफ हुआ था कि खिड़कियां और दरवाज़ों को गैर समाजी अनासिर ने नुकसान पहुंचाया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन अवैसी ने कहा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी की सिमत पहला कदम है। एनपीआर की वजह से कोई भी आपकी शहरियत पर एतराज़ कर सकता है। इसके नतीजे में हकीकी हिंदुस्तानी शहरियों को मशकूक शहरी बना दिया जाएगा। असउद्दीन अवैसी एमपी व सदर मजलिस ने मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से सालाना रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए अपने एक ट्वीट में यह बात बताई। सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत, पैदाइश और नकल मुकाम करने की वजह से जो तब्दीलियां पैदा हुई है, इस एतबार से एनपीआर को अपडेट करने की ज़रूरत है। असउद्दीन अवैसी ने यह कहा कि दिलचस्प बात यह है कि मरकजी वजारत दाखिला की रिपोर्ट में सीए जो 2019 में मंजूर किया गया, इसका कोई हवाला नहीं दिया गया है, हालांकि साल गुज़िश्ता इसका तस्करा किया गया था। असउद्दीन अवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी नहीं करवाई गई है, जो कि कानूनी तौर पर लाजमी है, लेकिन मरकजी हुकूमत एनपीआर पर अमल करना चाहती है, जो कि गैर कानूनी है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो एनपीआर को मुस्तरद करके मरदमशुमारी मुनक्किद करे। मोहल्ले नेकनामपुरा रंगारेड्डी में जो पॉश इलाका समझा जाता है, औकाफी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर गणेश फेस्टिवल के मौके पर मंडप बनाया गया और वहां गणेश की पूजा होती रही। समझाया ये जा रहा था कि गणेश उत्सव के बाद मंडप हटा दिया जाएगा, लेकिन गणेश उत्सव होकर भी 3 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस मंडप को नहीं निकाला गया है। शहर व मज़ाफ़ात में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। इसी तरह मंडप को कायम रखकर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पूजा का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर एक मंदिर की शक्ल दे दी जाती है और अतराफ की तमाम अराजी को मंदिर के तहत ले लिया जाता है। इसकी एक जिंदा मिसाल सिदेम्बर बाजार की मस्जिद के सामने एक मंदिर है, जो पहले सिर्फ गणेश को बिठाया जाता था। माबाद मंडप को इसी तरह कायम रखकर वहाँ मंदिर बना दी गई है। कल्ब शहर में ये काम हो सकता है तो क्या ये नेकनामपुरा में नहीं हो सकता?
इस मामले में रियासती वक्फ बोर्ड की मुजरिमाना खामोशी इस बात का इशारा है कि कहीं दरपर्दा रियासती वक्फ बोर्ड और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान वहां मंदिर कायम करने के लिए दीगर मज़ाहिब वालों से मामलात तो नहीं कर ली है, क्योंकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन पर कई एक ऐसे संगीन इल्जामात पहले से मौजूद हैं। नेकनामपुरे की जगह तो करोड़ों रुपए की कीमती अराजी है। वक्फ बोर्ड इस मामले को जो संजीदगी से नहीं देख रहा है, चेयरमैन के इरादे कुछ अच्छे नहीं मालूम हो रहे हैं। क्या चेयरमैन मसीहुल्लाह खान बची कुची जायदादों और कब्रस्तानों को भी खत्म करने का तय कर चुके हैं? क्या वो यही मकसद लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं? इस तरह का एक और वाक़या हमीदुल्लाह नगर के 19 एकड़ कीमती अराजी के लिए गैर मुस्लिम कट्टरवादी सियासी जमात के लीडर के सामने एक मुस्लिम मोहरे को रखकर इस कीमती अराजी को हथियाने के लिए लाखों रुपए वक्फ बोर्ड अमले में मुबैना रिश्वत के तौर पर तकसीम कर रहा है, और इसमें वक्फ बोर्ड का नाम निहाद मुसलमान भी इस हिंदू लीडर के साथ दे रहा है। इन तमाम हालात पर चेयरमैन की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो भी इन मामलों में बराबर के शरीक हो सकते हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड अपना ओहदा संभालकर 7 माह का अरसा हो चुका है। मौजूदा चेयरमैन के इंतखाब के साथ ही वक्फ इमलाक की तबाही का सिलसिला मजीद तेज होता जा रहा है। अफजलगंज के कब्रस्तान में तकरीबन 1000 कब्रों के मस्मार कर दिया गया। चेयरमैन खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। अंबरपेट का आशुर खाना हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया। चेयरमैन खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और अब नेकनामपुरा और हमीदुल्लाह नगर की करोड़ों रुपए की कीमती अराजी खतरे में है। अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन सीईओ पर उंगलियां उठा रहे हैं और इन्हें तब्दील करना चाहते हैं। इनके तमाम कामों में अपने कलम का सौदा करने वाले खुद साख्ता रिपोर्टर्स भी शामिल हैं, जो इनके आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।